कहूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 144वीं गाथा चलेगी। पढ़ो। जस्सण सन्ति पदेसा परेश समेतं वतच्चदोरादुं सुन्नं जानतमर्थं अर्थंतरदूरमतीरो जिस अर्थ का इस लोक में नाए कभी परदेश हो वह शून्य ही है जगत में परदेश बिन नार्थ हो। काल द्रव्य के बारे में उसे अप्रदेशी कहा था, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे कि ऐसा तो इस जगत में होता ही नहीं है कि जिस द्रव्य का एक भी प्रदेश ना हो। यदि एक भी प्रदेश नहीं है तो वो पदार्थ ही नहीं होगा। तो काल द्रव्य के एक प्रदेश है और अनेक प्रदेश नहीं है, ये बताने के लिए उसे अप्रदेशी कहा है। इतनी सी बात इस गाथा में कही है और टीका से इसको तर्क और युक्ति से सिद्ध करेंगे आचार्य। क्योंकि इनमें ये बात कही ना कि यदि एक भी प्रदेश नहीं हो तो वो पदार्थ ही नहीं है। पदार्थ नहीं है माने पदार्थ का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है। तो इसलिए वो सिद्ध करेंगे कि अस्थि काय, तो कायपना नहीं है लेकिन अस्थिपना है, ये सिद्ध करेंगे। ये टीका है, बड़ी है अपेक्षाकृत, उसे अपन पढ़ते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य भाव की एक स्वरूप प्रवृत्ति, एक रूप वृत्ति ही अस्तित्व है। कहते उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों का एक रूप होना, ये इसका ही नाम वास्तव में अस्तित्व है। सत्ता है, अस्तित्व है, सत कहो जो भी कहना है। वह वृत्ति और अर्थात अस्तित्व काल द्रव्य में प्रदेश के बिना नहीं होता। वो मैंने उसका अस्तित्व कहो चाहे वृत्ति कहो, कहते वो प्रदेश के बिना नहीं होता, ऐसा कहना संभव नहीं है। काल द्रव्य के प्रदेश के बिना ही होता है ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। यदि वृत्ति में प्रदेश नहीं हो तो वृत्तिमान नहीं है, उसका मतलब ये हो गया है ना। तो वृत्तिमान नहीं है तो वृत्ति रहेगी किस में? प्रदेश के बिना पदार्थ शून्य ही है, क्योंकि वह पदार्थ अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, माने अन्य है। वो पदार्थ अलग है, वृत्ति अलग है। वृत्ति उस पदार्थ में रहेगी, उसके रहने के लिए उस अलग पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, और होने के लिए उसका अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, और अस्तित्व के लिए उत्पाद में द्रव्य होना बहुत जरूरी है। इस पर यदि कोई कहे, अब बात तो कह दी जो कहनी थी, अब उस पर बहस वितर्क अपनी तरफ से उठा करके बात करते हैं। इस पर यदि कोई कहे कि समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या आवश्यकता है, ऐसा श्वेतांबर लोग मानते हैं। वो कहते काल द्रव्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो व्यवहार काल है ना, घंटा घड़ी दिन वगैरह, पर यही काल है। इसलिए कहते इस पर यदि कोई कहे कि अकेले वही तो हमें दिखता है, घंटा घड़ी का व्यवहार दिखता है, दिन का, वर्ष का, शताब्दी का, सहस्राब्दी का, ये बात दिखती है, पर वो काल द्रव्य की तो कभी बात ही नहीं आती है। इसलिए काल द्रव्य को मानने की जरूरत क्या है, इस वृत्ति को ही मानो। और वो जवाब में कुछ आने वाला नहीं है, बस यही कि वृत्तिमान के बिना वृत्ति किसकी? वृत्तिमान नहीं होगा तो वृत्ति किसकी होगी? वैसे उससे कहते हैं
कि मात्र वृत्ति माने समय रूप परिणति, माने एक समय की परिणति है ना, वो ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वृत्तिवान के बिना नहीं हो सकती। वृत्ति जो है वो वृत्तिवान के बिना नहीं हो सकती, पर्याय है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाए कि वृत्तिवान के बिना ही वृत्ति हो सकती है, अब देखो खुद तो कह दिया कि वो हो ही नहीं सकती, और फिर कहते उसमें शंका उठाओ सामने वाला कि नहीं क्यों नहीं हो सकती, होगी। तो कहते तुम मानते हो? तो हम पूछते हैं कि अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप कैसे हो सकती है? यदि कोई यह कहे कि अनादि अनंत अनंतर अनेक अंशों के कारण एकात्मता होती है, इसलिए पूर्व के अंशों का नाश होता है और उत्तर के अंशों का उत्पाद होता है और एकात्मता रूप द्रव्य रहता है, इस प्रकार अकेली वृत्ति ही उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप हो सकती है। वो जो द्रव्य की बात कर रहे थे वो अकेली वृत्ति पे घटत करके बता रहे हैं। फिर पूर्व उत्तर, जब एक ही समय की तुम बात कर रहे तो उसमें पूर्व उत्तर की बात कहाँ आती है? देखो उन्हें तो कहना है तो वो कहते हैं अपनी तरफ से, उससे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस अकेली वृत्ति में तो जिस अंश का में नाश में है और जिस अंश में उत्पाद है, वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, वे दो अलग अलग हो गए और ये तो एक समय में होती है ना। इसलिए उत्पाद और व्यय ऐसा कैसे हो सकता है? नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से और उत्पन्न होने वाला अंश अपने में ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से नाश और उत्पाद की एकता में रहने वाला द्रव्य कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं कि पहले का अंश नष्ट हो गया और दूसरा अंश अभी पैदा नहीं होगा, तो ध्रुवता कहाँ रही होगा? दो समय है ना, और दो अंश हैं, दो पर्याय हैं, तो उसमें जो अनादि अनंत अनुश्रुति से रचित प्रवाह है ना, उसकी वजह से वो दोनों जुड़े हैं। और आप यदि कहोगे कि वृत्तिमान द्रव्य नहीं है तो वो चीज़ गायब हो गई, वो नहीं रही फिर, तो दो चीज़ें दो समय में अलग अलग हो गई बिल्कुल, तो वे जुड़ेंगी नहीं। तो पुरानी की अपेक्षा नाश और इसकी अपेक्षा उत्पाद एक कैसे बनेगा? मैं तो अत्यंत सरल भाषा में तुम्हें बताता हूँ, कल भी बताया था कि इस वर्तमान जो पर्याय है तो पूर्व पर्याय का नाश इसमें है, उसमें नहीं है। पिछले समय में, पिछले समय में तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि एक पर्याय का एक समय तो कम से कम अस्तित्व रहेगा ही ना, तो पिछला समय एक ही तो है। यदि उसे खत्म कर देंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो पिछले समय में तो वो उसका अस्तित्व है, अब इस समय में उसका नास्तित्व है, वो नई का उत्पाद है। अब कहते हैं इनमें कहीं भी गैप पड़ जाए कि पुरानी का नाश हो जाए और नई आए नहीं, तो वो द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा, वो दोनों में टूट जाएंगे वो, है ना। ये सब बातें कल्पना में हो रही हैं, मैंने ऐसा कुछ होता नहीं है। आचार्य ऐसा मानो तो क्या, ऐसा मानो तो क्या दिक्कत है, इस तरह से बता रहे हैं। ऐसा होने पर त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है। यदि अंदर से में त्रिलक्षण माना वस्तु के, तो तीन लक्षण उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो तीन लक्षण पना नष्ट हो जाएगा और बौद्ध मत सम्मत क्षणभंग उल्लसित हो उठता है, तो क्षणभंग खड़ा हो जाता है। क्षणभंग उल्लसित हो उठता है, ये भाषा कैसी दी है? जब ये बोलते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि जब उनने ये समझाया, नित्यत्व का निषेध किया सर्वथा, तो एकदम कहते हैं बौद्धों ने कहा यही तो हम कहते हैं कि सब क्षणभंगुर है, तो एकदम उत्साह के साथ बोलते हैं कि भी उससे हो सका। वो छंद जो है ना, क्षणभंग का छंद में भी है
उत्साह है। पढ़ो, निकाला तो दर्शन, पढ़ा पढ़ा। उत्पाद के रूप में बहते हुए परिणाम क्षण भंग से पर संग निजता नाश करते अज्ञ चैतन्य भय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे साधवादी विवेक जन। एक पहले पढ़ना। सबके ही है आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो पर भाव में ही नित रमे बस इसलिए ही नष्ट हो पर स्यादवादी जो सदा आरूढ़ है निज काय के लिए लाए? विरहित सदा पर भाव से विकसी सदा निष्कंप हो। ये तो तुमने पढ़ाई था ना कि उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञ जन। पढ़ा था ना, जो कितना क्लियर लिखा है। मुझे बहुत आनंद आता है जैसे पढ़ता हूँ, तो ये पंक्ति हमेशा दिमाग में भी याद रह जाती है। उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख। उत्पाद व्यय ये परिणाम बह रहे हैं माने वो जो प्रवाह शब्द आया ना, किरमत पर आया ना, कि जो अनादि से अनंत काल तक द्रव्य बह रहा है, तो बढ़ते हुए परिणाम को देखकर क्षण भंग के पण संग, एक एक क्षण में बदल रहा है ना, वो निज नाश करते अज्ञजन, तो उतना ही मानते हैं और उसमें जो नहीं बह रहा अंश है उसकी तरफ देखते नहीं हैं, तो बौद्धों की मान्यता में चले जाते हैं। और भी एक जगह है इससे भी ज़्यादा स्पष्ट। ये तो सभी छंद बहुत मार्मिक हैं, लेकिन मैं अभी पढ़वाऊँ भी आप लोगों से तो सबको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये पढ़ो 257। अर्थावलंबन काल में ज्ञान का अस्तित्व है यह मान कर पर लोभी लोक में आकुल रहे पर काल से नास्तित्व लख कर स्यादवादी वेग जन ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़। क्या कहते हैं? अर्थावलंबन काल में ही अस्तित्व है। वो किसी ज्ञेय को जाने तो उसकी वजह से ही ज्ञान का अस्तित्व है ना। तो गुरुदेव के तो बहुत प्रवचन है इस पर कि भाई आत्मा की सत्ता, ज्ञान की सत्ता इसलिए नहीं है कि उसने ज्ञेय को जाना, क्योंकि फिर वो ज्ञेय के अधीन इतनी भी पराधीनता स्वीकार नहीं है। ये तो दूसरा छंद है। ये जोड़ी से दो छंद है ना, तो पहला छंद तो ऊपर का है, वो इससे भी ज़्यादा मार्मिक है। वो पढ़ो। निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में ताने गए जोगी उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन नष्ट हो पर गेय पर ज्ञायक सदा कायम रहे निज काल से अस्तित्व है यह जानते हैं वेग जन। निज ज्ञान के
ज्ञान से, आत्मा को तो जाना नहीं उनने। और गत काल में जाने गए जो गे, पिछले समय में जो गे जाने गए थे तो वे गे नष्ट हो गए, तो वो आत्मा ही नष्ट हो गया, क्योंकि उनने आत्मा की सत्ता गेयों को जानने के कारण मानी थी। अब वो गेयों को जानने का काम बंद हो गया माने वो उसको जान रहे थे ना, और वो तो क्षणभंगुर मानते हैं, तो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो गे का अवलंबन जो ज्ञान को मानेंगे तो गे के समाप्त होने पर वो ज्ञान का भी नाश हो जाएगा। लेकिन शायदवादी तो और अन्य गेय को जानेंगे, अन्य गेय को जानेंगे, अन्य गेय को जानेंगे, ऐसे ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो वे उसको अपने को बचा के रखते हैं। ऐसे ये छंद हैं, ये संस्कृत में ये छंद वही है ना जिनमें पशु शब्द का प्रयोग किया है, संस्कृत में पढ़ना। उन्हें 14 छंदों में 14 बार पशु कहा है। हाँ, तुम तो पशु शब्द पे ध्यान देना, और कुछ समझ में नहीं आया तो चिंता मत करना। पूर्वालंबित बोधनाश समये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीरत्येव न किञ्चनापि कलयन् नत्यन्ततुच्छः पशुः अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु विनश्यति। और पढ़ो एक छंद पर, 2-4 तो सुनाओ। अर्थालम्बनकालमेव कलयन् ज्ञानस्य सर्वं बहिर्ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनस्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहज ज्ञानैकपुञ्जीभवन्। बस रहने दो, मतलब देखा ना इसमें सब में उनको अज्ञानी पशु कह के संबोधित किया। जब मैं ये पद्यानुवाद लिख रहा था तो मेरे मन में भी बहुत थी कि मैं भी हर एक शब्द में पशु डालूं। डाल भी सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने उसको सरल सहज किया, उसकी कठोरता थोड़ी कम की, है ना। तो अज्ञानी शब्द अज्ञ शब्द का प्रयोग करके काम चला लिया, है ना। लेकिन ये सब 14 जो छंद हैं, ये 14 मत हैं अलग अलग, और वो उनकी अपन मानते हैं ना, एक नित्यवादी एक अनित्यवादी, वो तो हैं ही, लेकिन वो जिस तरह से घटित किए हैं वो बहुत अद्भुत हैं, है ना। अभी अपन पढ़ रहे थे ना, इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने पर पर्याय रूप समुद्र प्रसिद्ध नहीं होता, इसलिए काल द्रव्य के असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमाणु के द्वारा मंद गति से आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करने के आधार पर काल द्रव्य की समय नामक पर्याय मानी जाती है। कुछ छूट गया क्या? यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यही है ना, पेज पलट गया क्या? इसके नीचे
298 नीचे की ओर। अच्छा, यहाँ से यहाँ कह रहे हैं ऐसा होने पर त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है और बौद्ध मत सम्मत क्षण भंग उल्लसित हो उठता है। हर क्षण क्षण में नष्ट हो जाएगा, क्षण क्षण में नष्ट हो जाएगा। नित्य द्रव्य अस्त हो जाता है, माने हमारे ज्ञान से ओझल हो जाता है और क्षण ध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए तत्व विप्लव के भय से अवश्य ही वृत्ति का आश्रयभूत कोई वृत्तिमान खोजना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। वृत्तिमान द्रव्य सप्रदेशी ही होता है, क्योंकि अप्रदेश के अन्वय तथा व्यतिरेक होना असिद्ध है। अब ये बता रहे ना कि क्षणध्वंसी तत्व का विप्लव हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, माने तेरी मान्यता में ये हो जाएगा। बौद्ध जो मानते हैं, बौद्ध मत सम्मत क्षणभंग उल्लसित हो उठता है। तब बौद्ध मत में जो क्षणभंग मानी है, नित्यता नहीं मानी है, तो अकेला यही नहीं है कि अनादि अनंत नहीं, बल्कि वो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उत्पाद और व्यय ये दो क्षणभंग की अपेक्षा रखते हैं और द्रव्य ध्रुवता का की अपेक्षा रखता है, त्रिकालकता का अपेक्षा रखता है। तो एक तरीके से उसने द्रव्य से इनकार कर दिया। जब उन दोनों में कोई संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि वो संबंध जोड़ने वाला तो अंदर में वो तंतु है ना। जैसे कि माला के उदाहरण से समझाया है स्पिरिचुअल सार में, तो मैं उस वक्त ये कहता हूँ, तुम्हें याद भी होगा कि वो माला संगमरमर की लेना है, याद है? ये मोतियों वाली माला नहीं लेना, क्योंकि इसमें एक गुड़िया दूसरे गुड़िया से अलग हो जाता है। आप माला फेरते हो ना, तो ज़्यादा दो डोरे में जगह हो तो आगे अलग अलग हो जाते हैं, और संगमरमर की माला में वो अलग अलग होंगे नहीं, क्योंकि वो डोरा भी उसी संगमरमर का बना हुआ है। ऐसे बना देते ना अपने, ऐसे ऐसे संगमरमर की, तो बीच में जो डोरा होता है, डोरा जस का काम करता है, वो भी संगमरमर का ही होता है। कहने का मतलब वो वहाँ कोई बीच में कोई गुंजाइश नहीं है। दो अलग अलग उसमें भी दो मणियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उसमें बीच में गुंजाइश है। देखो ये हमने ऐसा किया तो दो उंगलियां मिली हैं, बिल्कुल बीच में जगह नहीं है ना, फिर भी जगह है। हमारा विवेक, आंखें नहीं कहती कि जगह नहीं है, लेकिन विवेक कहता है कि जगह है, क्योंकि ये ऐसी हो सकती हैं। लेकिन इसी उंगली में से हम दो ऐसी करें, मतलब चीर के जैसे माने ऐसे दो अंश करेंगे, एक बाईं तरफ का एक दाईं तरफ का, तो वो उसमें से वो एक पना नहीं खंडित होगा। तो एक पना जहाँ खंडित नहीं हो ऐसी माला लेना। काल में उत्पाद व ध्रुव में, उसमें काल में पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय में, इस प्रदेश में और उस प्रदेश में क्षेत्र की अपेक्षा भी और काल की अपेक्षा भी। क्षेत्र की अपेक्षा ये द्रव्य अटूट है, अखंड है, और काल की अपेक्षा भी अटूट है और अखंड है। तो वो जो क्षण भंग के प्रसंग में पढ़कर शांति जी, वो जो अंदर में अटूटपना है जिसका नाम नित्यता है, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है। देखो बौद्धों के यहाँ न्याय की दृष्टि से जो बताया है वो तो आप लोग जानते हैं, पढ़ लेंगे, लेकिन जब सब कुछ क्षणभंग हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर रोने के अलावा क्या है? आप जब क्षणभंग का वर्णन करेंगे, आपको यही बताएंगे कि आप बस एक क्षण में ही खत्म होने वाले हैं, तो उसमें से आपको कहाँ से कुछ उत्साह उमंग कायम होगा। और जब आपको ये बताएंगे कि तुम अनादि के हो, अनंत काल तक है, पुराना तुमने किया था उसका फल भोग रहे हो, अब इसमें कभी कई कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो फिर हमें कुछ लगता है कि हम हैं, रहेंगे, कुछ हमें करना चाहिए। मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है और मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं तुम तक। मैं ये कहना चाहता हूं कि
तो वो नित्यता वाली बात की उपेक्षा करते ही इतनी असहायता आ जाती है कि अब हमारा एक ही समय तो है, अब क्या सोचना, काय के लिए सोचना, किसके लिए सोचना है। उन्हें क्या कहते हैं ना, फिर जिसने हिंसा करने की सोची वो सोचते ही मतलब खत्म हो गया है? जिसने सोचा वो मार नहीं पाता है, जिसने मारा वो मारते ही मर जाता है, वो फल नहीं भोग पाता है, उसे सजा नहीं हो सकती, उसे जेल नहीं हो सकती। जो जेल में जाएगा चित्तम बद्धम न मुंचते, वो दूसरा ही चित्त मुक्त होगा। तो वो उसमें अनंत दीनता, अनंत आकुलता पैदा होने वाली है, अनंत दुख की उत्पादक है वो मान्यता। ये बहुत धोखा क्षण भंग है। और जो ये कहते हैं कि कुछ बदल ही नहीं सकता है सांख्यों का, तो वो तो बिल्कुल ही ध्रुव ही हो गया। तो फिर जैसा जो अपने किन्मत पर्याय के मानने वालों पर भी लोग आरोप लगाते हैं, तो फिर हम तो पत्थर हो जाएं, हम तो कुछ करें ही नहीं, हम तो कुछ, वो परिस्थिति अपने यहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो अपन अनेकांत मानते हैं ना, वो उससे वो धैर्य भी कायम रहता है, उत्साह भी कायम रहता है, और करने की तमन्ना भी कायम रहती है। मैंने पुरुषार्थ भी 5 सोमवार रह जाते हैं उसमें, अकेला नियत वाला ही अंश नहीं रहता है, बल्कि पुरुषार्थ वाला अंश भी जिंदा वहाँ रह जाता है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि काल द्रव्य सप्रदेशी है तो फिर लोकाकाश के समान ही काल द्रव्य के भी एक द्रव्यत्व के हेतुभूत असंख्य प्रदेश मान लेने में क्या आपत्ति है। अब वो दूसरा, उन्होंने कहा एक प्रदेश है, एक सिद्ध किया, तो सामने कहते एक है, तो फिर असंख्य ही मान लो, फिर क्या है, जब तुमने मान ही लिया तो असंख्य मान लो। ऐसे ही ना कि हम कहें कि भाई देखो एक आदमी को आने दो, एक आदमी आने, रास्ते वो गेट पर बोल दो तो एक आदमी को आने दो, उससे बात करेंगे। है 100-200 आदमी है ना, तो नारे लगा रहे हैं और उनके हम मांग कर रहे हैं, अपन उनसे बात करना चाहते हैं, तो अपन कहते हैं एक आदमी को आने दो, तो एक सभी आ जाए, फिर क्या है सभी आ जाए। ये दोनों पट्टी जैसी बात नहीं है, ये निपटाने की बात नहीं ना है। तो हम वो कह रहे हैं कि ये एक कहाँ लिखा ना, यदि इसका एक असंख्य प्रदेश मान लें, क्यों कि आकाश के असंख्य प्रदेश थे, किसके, लोकाकाश के, एक जीव के थे, धर्म के थे, अधर्म के थे, ये चारों द्रव्य हैं। तो काल के भी असंख्य मान लो तो द्रव्य, वो भी द्रव्य हो जाएगा। तुम द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिए एक प्रदेश मान रहे उसे, कह रहे हैं, तो इतनी कंजूसी काहे को करते हो। जैसे ये हमारे हाथ में मान नहीं मानना हो, जैसे वस्तु का स्वरूप है और हम तो जान रहे हैं, मान नहीं रहे। हम कौन होते हैं मानने वाले, उसका एक प्रदेश उसमें है और उसकी सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, है ना। इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने पर पर्याय रूप समय प्रसिद्ध नहीं होता। पर्याय एक समय की पर्याय होती है, जो पर्याय नाम का समय है, समय नाम की पर्याय है, वो सिद्ध नहीं होगी। इसलिए काल द्रव्य के असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमाणु के द्वारा क्या नहीं सिद्ध होगा कि परमाणु के द्वारा मंद गति से आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करके के आधार पर काल द्रव्य की समय नामक पर्याय मानी जाती है। हमने एक समय की पर्याय मानी, वो मंद गति से कालानु जाएगा एक द्रव्य से दूसरे समय में, तो वो सिद्ध नहीं होगी। फिर वो कहते हैं तब असंख्य प्रदेश उसके हो गए तो अनुमय क्यों जाए, तो जीव चला जाए। वो काल, वो पुद्गल का परमाणु में एक द्रव्य है ना, और कालानु भी एक द्रव्य है। तो एक स्थान पर जहाँ कालानु है तो उसमें वहीं पर पुद्गल का परमाणु है, और वो पुद्गल का परमाणु गया, कालानु तो जाता नहीं है। तो पुद्गल का परमाणु उपादान है और काल द्रव्य का परमाणु निमित्त है। आप समझ में, क्योंकि एक समय लग रहा है ना, उस समय परिवर्तन में निमित्त है। तो वो कहते हैं कि यदि कालानु नहीं मानेंगे तो वो उसमें असंख्य प्रदेश मान लेंगे,
तो जैसे पुद्गल उसमें असंग प्रदेश है ना जीव में, फिर पुद्गल का परमाणु ही क्यों जाए, फिर जीव भी तो जा सकता है। असंख्य प्रदेश तो असंख्य प्रदेश नहीं माने, फिर उसकी परिभाषा नहीं बन पाएगी, वो कह रहे। फिर एक पुद्गल का परमाणु एक आकाश के प्रदेश से दूसरे के आकाश प्रदेश में जाए, उसमें जो समय लगे उस समय को समय नाम का अंश कहते हैं। समझ में ना? तो ये नहीं बन सकेगा। द्रव्य समय अर्थात जो काल पदार्थ लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि कैसे होगी? यदि कोई ऐसा कहे कि द्रव्य समय अर्थात तो काल पदार्थ लोकाकाश के जितने असंख्य प्रदेशों वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि तो हो, तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानने पर निम्नलिखित दो आपत्तियां आती हैं। पर वो बहस कर रहा है कि क्या दिक्कत है, असंख्य प्रदेश हो जाएं और फिर भी वो परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए, उसमें जो समय लगे उसको हम काल का सबसे छोटा हिस्सा करें, इसमें क्या दिक्कत है? तो अब वो बताते हैं उसमें दो दिक्कतें। एक दफा फिर कहता हूँ कि ये जो ज़्यादा बहसबाजी है ना, ये ज़्यादा बहसबाजी समझ में नहीं आए तो इतना समझ लेना कि भाई ये उसका एक प्रदेश है, असंख्य प्रदेश नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है ये बात भी सही नहीं है, असंख्य प्रदेश भी नहीं है ये बात भी सही नहीं है। वो कालानु जाता जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो सब समझ लेना, और बाकी ये नहीं आए समझ में तो चले। जैसे कि अपन अदालत में जाते हैं, वो वकील कितनी बहस करता है, 6-6 महीने तक केस चलता है, फिर अंत में जो जज सजा सुनाता है ना, फैसला सुनाता है, तो वो जो जिसके बारे में फैसला सुनाया है उसे सिर्फ इतना जानना है कि कितनी सज़ा भई कि नहीं भई, कि जुर्माना हुआ कि फिर मुझे छोड़ दिया, बस। उसको बीच की बहस जानने का कोई रस नहीं है। आज तक किसी ने उसे कोशिश नहीं करी। ऐसा नहीं है अभी जो भी बहस हुई थी ज़रा मुझे वकील साहब दिला दो, मैं उसकी स्टडी करूँगा। वकील को भी रस उसमें ही है फैसले में, जज को भी रस उसमें ही है। तो मानो हजार पेज के फैसले लिखते हैं। वो जो वो फाइनल आया है ना, वो दोनों के ख्याल में आए, वो उनको सिद्ध करना पड़ता है कि हमने जो ये फैसला दिया है तो इस फैसले किस आधार पर दिया, यानी हमने कितना कितना मंथन किया है, कितनी गवाहियाँ सुनी हैं और क्या क्या चीज़ देखी है, और हमको वो कारण देना पड़ता है कि ये सज़ा हमने इतनी क्यों दी। वो कहते हैं कि स्पष्ट आ रहा है कि उसने फांसी चढ़ा दिया, तो वो कहता है कि वो सिद्ध नहीं हो पाया। सिद्ध नहीं हो पाया ने उसने कहा गवाह ने कि मैंने देखा है इसने इसको मारा, लेकिन गवाह अपने नज़दीक का नहीं होना चाहिए, तो वो गया नज़दीक का निकल गया। उसका बेटा था, भतीजा था, तो वो अप्रमाणिक हो गया। माने वो कितने कितने सबूत दिए गए, वो कितने प्रमाणिक सिद्ध हुए, कितने हमें विश्वसनीय लगे। वो कहते हैं शक का लाभ अपराधी को मिलता है। शक का लाभ समझ गए ना? हमें यदि जज को ये शक हो जाए कि इसने मारा कि नहीं मारा, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो बस फिर उसे शक के आधार पर सज़ा नहीं दी जाती, छोड़ा जाता है। पुलिस शक के आधार पर पकड़ती है और अदालत शक के आधार पर छोड़ती है। जब एक ही गवर्नमेंट के दो कर्मचारी पूरी न्याय व्यवस्था के, और एक में कानून में लिखा है क्योंकि शक के आधार पर वो नहीं पकड़े तो अभी अपराधी तो सिद्ध हुआ ही नहीं। हमें शक है, हमने पकड़ लिया, अब हम प्रमाण इकट्ठे करेंगे और फिर अदालत में सिद्ध करेंगे। हो पाएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो शक के आधार पर पकड़ता है और वो शक के आधार पर छोड़ सकता है। यही तो सबसे बड़ा हथियार है पुलिस वाले के हाथ में।
वो कहते हम अब भी हाल आपको अंदर बंद कर देंगे। कैसे कर देगा, हमने कोई गलती की ही नहीं, ये कानून है ना। हमें शक है कि तुमने इसे मारा, बस झगड़ा खत्म, चलो बंद कर दिया। अब आप देखेंगे अब तुम लड़ना मुकदमा, फिर बाद में 10-5 साल फिर जब छूट होगी तो छूट जाना जेल में। तो अपने कहते भैया इनसे दूर ही रहो, इनको मुफ्त में चढ़ाओ मत, नहीं तो जी अभी हाल हंस सकेगा, क्योंकि एक ऐसा कानून उनके हाथ में है कि हम तो अपने चोरों को खोज रहे हैं, हत्यारों को खोज रहे हैं, और जिस पर शक हो जाएगा उसको हम अंदर बंद कर देंगे, और मारेंगे पीटेंगे नहीं। क्यों? वैसे कोई बताओगे नहीं, उसमें उसको भी अधिकार है कि दबा कर, मार कर, पीट कर, धमका कर, कैसे भी करके सच्ची बात उगलवाना है, वो भी अधिकार है उन्हें। क्या है, दो नंबर हैं, 1 और 2 नंबर हैं भाई किताब में। प्रथम तो द्रव्य के एक देश की परिणति को संपूर्ण द्रव्य की मानने का प्रसंग आता है। फिर देखो, द्रव्य के एक देश की परिणति है और संपूर्ण द्रव्य की परिणति मान ली जाएगी, और एक देश की वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की मानने में विरोध है, ऐसा हम नहीं मान सकते। संपूर्ण काल पदार्थ का जो सूक्ष्म वृत्यांश है वह समय है, परंतु उसके एक देश का वृत्यांश समय नहीं है। समझे, पदार्थ का अंश है समय, काल द्रव्य का, उसके वृत्यांश का अंश नहीं है। मतलब सुने ना, पूरा जो काल द्रव्य है उसका अंश है, लेकिन उसका अंश जो समय है उसका अंश नहीं है जी। दूसरे तिर्यक प्रचय को ऊर्ध प्रचय बनने का प्रसंग आता है। अब ये तो ये तिर्यक प्रचय था, ये ऊर्ध प्रचय है, तो ऐसा मानेंगे तो तिर्यक प्रचय ऊर्ध प्रचय बन जाएगा। तात्पर्य यह है कि ऐसा मानने पर काल द्रव्य एक प्रदेश में बढ़ते, फिर दूसरे प्रदेश में बढ़ते, और फिर अन्य प्रदेश में बढ़ते, इस प्रकार का प्रसंग माने आपत्ति आती है। देखो, एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में काल द्रव्य, तो काल द्रव्य तो एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान खचित है ना, फिर वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए तिर्यक प्रचय को ऊर्ध प्रचय बना न मानने वालों को पहले से ही काल द्रव्य को प्रदेश मात्र निश्चित करना चाहिए। ये कहते हैं कि वो काल द्रव्य एक प्रदेश में हमेशा खचित रहता है, ये करने के लिए उसको पहले से एक प्रदेशी मानना चाहिए। प्रदेश नहीं मानेंगे तो काय में खचित रहेगा, और एक प्रदेशी मानेंगे तो अधिक प्रदेशों में क्यों नहीं जा पाएगा फिर वो, है ना। यद्यपि इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य जयसेन तत्व प्रदीप का टीका का अनुकरण करते हैं, तथापि विगत गाथाओं के समान उदाहरण यहाँ भी बदल देते हैं। टीका के अंत में वे जो बात लिखते हैं वह बात मात्र गाथा का उपसंहार नहीं है, अपितु द्रव्य विशेषाधिकार का उपसंहार है। ऐसा इनने कई जगह किया है। ये मानते हैं कि तात्पर्य होता है, 5 प्रकार का अर्थ होता है ना, नया अर्थ, तात्पर्य अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। तो वो जो मतार्थ है वो अंत में, मतार्थ तो दूसरे मत की अपेक्षा होती है, ये क्या है, भावार्थ है। तो एक तो हम इसी गाथा का भावार्थ यह है, और एक पूरी अध्याय का, पूरे ग्रंथ का तात्पर्य बताएं। 2 तरह से तात्पर्य बता सकते हैं ना। जैसे कि छठाला की कोई हम पंक्ति ले लें, तो उस पंक्ति में कहा है कि लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, और तोरी सकल जगदंड बंधन जातुम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी एक गाथा का तात्पर्य नहीं है, बल्कि ये पूरे छेड़ाला ग्रंथ का तात्पर्य है जो उनने ये बात कही है, हैं? और उनने ऐसा लिखा हो कि देखो द्रव्य 5-4-6 प्रकार के होते हैं, जी जी इस प्रकार, अथवा तात्पर्य यह है, और वहीं एक पंक्ति लिख दें, तो वो उस 4 लाइन का भावार्थ जो हमने लिखा वो उसका ही तात्पर्य हो सकता है, एक गाथा का भी तात्पर्य हो सकता है।
तो अब इसके बाद जो लिखते हैं दर्शनाचार्य, वो सूत्र तात्पर्य नहीं लिखते हैं बल्कि शास्त्र तात्पर्य लिखते हैं। जैसा वहाँ हुआ था 320वीं का था, उनने भाई उतना समय सार पढ़ा, उस समय सार से उनके दिमाग में त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा घूमा, तो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा के बारे में और विस्तार से बताने का उन्हें विकल्प आया और उनने फिर वो उस लाइन पे चढ़ गए। वो अब ऐसे ही जेब आंगने का जो प्रकरण है वो भी ऐसा ही है। आप पिछले गाथा में मत खोजना, हो सकता है उसका नाम ही नहीं ले। यहाँ तो बात चल रही है कि कोई भी पदार्थ प्रदेश के बिना नहीं होता, काल पदार्थ भी प्रदेश के बिना नहीं है और उसके एक प्रदेश है। ये बातें नहीं करेंगे और भी बात करने लगे कि आज तक जितने जीव गए हैं वो मोक्ष काल लब्धि से गए हैं, पुरुषार्थ से गए हैं, इसलिए हे भव्य जीवो अब तुम पुरुषार्थ करके आत्मा में लगो। अब इसमें उस गाथा से क्या लेना देना है? तो ये जो प्रकरण है ये पूरे अध्याय का तात्पर्य है, इसे अपन कल पढ़ेंगे और कल अभी का लास्ट होगा, क्योंकि शांति जी का कहना है कि आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ गई, अब आप लोगों को आने में तकलीफ होती है, इसलिए कल ये अध्याय ख़त्म कर देंगे और फिर ज्ञान के अधिकार बाद में चलाएंगे। कल अंतिम होगा व्याख्यान।